साल 2024 में भारत की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया। सियासी दृष्टिकोण से साल 2024 यादगार रहेगा। यह साल लोकसभा चुनाव को लेकर काफी यादगार रहा है, क्योंकि इस बार अलग अलग राज्यों से आए लोकसभा चुनावों के नतीजों ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। जनता ने ऐसा जनादेश दिया जिसका अनुमान बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी नहीं लगा पाए थे। अब लोकसभा चुनाव में देश के अलग अलग कई राज्यों में जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब लोकसभा चुनाव से पहले ही 400 पार का नारा दिया था। हालांकि पार्टी इस आंकड़े को पार तो नहीं कर पाई और 240 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन पार्टी ने जेडीयू, टीडीपी और अन्य सहयोगी दलों की मदद से जीत हासिल कर केंद्रों में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई। सियासत में बड़े उलटफेर, 2024 में हुए कई खेल। लोकसभा में एनडीए की जीत, विपक्ष को जगी उम्मीद। हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र फैल गई केसरिया लहर। जम्मू कश्मीर, झारखंड, इंडिया गठबंधन का शासन। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, दिल्ली सीएम पद त्यागा। आतिशी को दिल्ली की कमान, अगले चुनाव पर ध्यान। हेमंत सोरेन को जेल, झारखंड चुनाव में कर दिया खेल। तो लोकसभा चुनावों के अलावा साल 2024 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। अब इन राज्यों के चुनावी नतीजों ने भी सबको चौंका के रख दिया। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने अपनी जगह आतिशी को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने दिल खोलकर महायुति गठबंधन को अपना समर्थन भी दिया। और साल 2024 के विधानसभा चुनावों में ओडिशा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, भारत जैसे समृद्ध लोकतांत्रिक देश में साल 2024 कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों का साक्षी रहा। इस दौरान देश के साथ तमाम राज्यों में चुनावी उत्सव देखने को मिला। वहीं कई मुद्दों की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी। साल 2024 का लोकसभा चुनाव इस साल का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व रहा। इस चुनाव को इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक रूप में याद किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में संपन्न हुई, जिसमें मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनावी महासंग्राम के नतीजों ने सभी को चौंका दिया और देश भर में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। एक तरफ जहां एनडीए अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी समर में उतरी थी, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया ब्लॉक बनाया। चुनावी नतीजे सामने आए तो एनडीए 400 के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल 543 में से 240 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 99 सीटें। अब चुनावी नतीजों से ये साफ संकेत मिला कि देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त ने फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नए जोश से भर दिया। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दांव। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू की है। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी जगह आतिशी को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे देते हुए कसम खाई कि दिल्ली के लोग उन्हें क्लीन चिट दे देंगे, तभी वह सीएम पद को स्वीकार करेंगे। अब केजरीवाल के इस कदम को इस साल के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पे देखा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव।
लोकसभा चुनाव में जहां महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को निराशा हाथ लगी है, तो वहीं विधानसभा चुनाव में इसी महाराष्ट्र की जनता ने दिल खोलकर महायुति गठबंधन को अपना समर्थन दिया। हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल की, राज्य में अपनी सरकार बनाई। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल गए। पहले जहां एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे, तो वहीं इस चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया। महाराष्ट्र का जनादेश। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का आयोजन 20 नवंबर को किया जाएगा। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी को 132, एनसीपी को 41, शिवसेना को 57 सीटों पर जीत हासिल हुई। महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना को 20, कांग्रेस को 16, एनसीपी को 10 सीटों पर जीत मिली। बाकी की 12 सीटों पर अन्य दल या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। ओडिशा में बीजेपी की पहली बार बनी सरकार। साल 2024 के विधानसभा चुनावों में ओडिशा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा। नवीन पटनायक ने पहली बार 5 मार्च 2000 को सीएम पद की शपथ ली थी और 23 साल से ज्यादा समय तक पद पर रहे। नवीन पटनायक को ओडिशा की राजनीति में एक महानायक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में राज्य के कई सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू की, जिनसे बड़े पैमाने पर आम जनमानस को लाभ भी मिला। ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, राज्य में सरकार बनाई। ओडिशा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी 51 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी को 78 सीटें मिली, जिससे पटनायक का 24 साल का शासन समाप्त हो गया। राहुल गांधी की यूपी में वापसी। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बेहद खास रहा। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी को यूपी के अमेठी लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने अमेठी में वापसी की है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी को अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वायनाड लोकसभा सीट पर उन्हें जीत मिली थी, जिसके बाद से वायनाड के सांसद बने रहे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। अमेठी की जीत से सांसद रहने का चयन किया। प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रिय राजनीति में एंट्री। साल 2024 में भारतीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, जब नेहरू गांधी परिवार की एक प्रमुख सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पहले से ही कर दी थी, लेकिन इस साल उन्होंने वायनाड लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर संसद में प्रवेश किया। लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी वायनाड दोनों लोकसभा सीटों पर जीत के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया। अमेठी से सांसद बने रहे। इसके बाद से वायनाड की सीट खाली रही। वहीं अब वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतारा। इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने 64.99% वोट प्रतिशत के साथ जीत हासिल की और पहली बार संसद पहुंची। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव का अगर हम उनकी बात करें तो हरियाणा के चुनावी नतीजों ने भी राजनीतिक विशेषज्ञों के दावों को गलत साबित किया। अब राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी ये थी कि बीजेपी के लिए इस बार सत्ता विरोधी लहर है और जीत की राहें काफी मुश्किल है। सियासी जानकारों ने ये दावा किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी, लेकिन नतीजों ने सभी को चौंका के रख दिया। बीजेपी ने एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाई और इसी तरह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीजेपी को बहुत उम्मीद थी, हालांकि वो पूरी नहीं हो सकी। झारखंड में भी बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन वहां भी बीजेपी को निराशा ही हाथ लगी और हेमंत सोरेन ने फिर से सरकार बनाई। इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इससे पहले 2014 में जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, वहां विधानसभा चुनाव हुए थे। राज्य में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की वजह से राजनीतिक असमंजस और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। साल 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने और जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद राज्य में लंबे समय से चुनाव की मांग हो रही थी।
जम्मू कश्मीर में हाल ही में 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, बीजेपी को 29 सीटें मिली। एनसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 6 सीटें मिली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 3 सीटें मिली। माकपा, आम आदमी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1-1 सीट मिली, जबकि 7 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए। 7 में से 6 निर्दलीय भी एनसी में शामिल हो गए। हेमंत सोरेन को जेल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए साल 2024 काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। साल 2024 उनके लिए करारा झटका लेकर आया। हेमंत सोरेन को जनवरी 2024 को कथित घोटाले में केस में जेल में डाल दिया गया और उसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बना दिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिली, उन्होंने दोबारा झारखंड का सीएम पद संभाला। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चंपई सोरेन झामुमो छोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। हालांकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो ने एक बार फिर से जीत दर्ज की। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बने। हरियाणा में कांग्रेस को झटका। साल 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन पार्टी के अति आत्मविश्वास के चलते वहां की जनता ने नकार दिया। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए यहां तीसरी बार सत्ता में वापसी की। हरियाणा में 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 2024 का आयोजन 5 अक्टूबर को किया गया था। इन चुनाव का नतीजा 8 अक्टूबर को सामने आया और बीजेपी ने लगातार तीसरी बार राज्य में सत्ता हासिल की। चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटें जीती, पूर्ण बहुमत हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें मिली, इनेलो को 2 सीटें मिली और 3 निर्दलीय भी चुने गए। विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम का रोना भी शुरू कर दिया, जिसे लेकर जमकर सियासत हुई। सिक्किम विधानसभा में विपक्ष खत्म। सरकार के कामकाज पर नजर बनाए रखने के लिए विपक्ष का होना जरूरी होता है। हालांकि जब सदन में विपक्ष का एक भी विधायक ही नहीं, तो ये कितनी अजीब स्थिति है। ऐसी ही कुछ सिक्किम में भी देखने को मिली। सिक्किम विधानसभा में विपक्ष का कोई भी विधायक नहीं है। 32 सीटों वाली सिक्किम विधानसभा में सभी विधायक एक ही दल के हैं। हाल ही में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम के प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। वहीं इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में देश के तमाम मुद्दों के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, मणिपुर में कानून व्यवस्था, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर खूब हंगामा हुआ। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले और अत्याचारों को लेकर भारतीय संसद में गहरी चिंता जाहिर की गई। मणिपुर में जातीय हिंसा, कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी संसद में चर्चा हुई। दिल्ली में बढ़ते अपराध, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर संसद में कई बार हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया। साल 2024 सियासत के लिहाज से काफी अहम है, हलचल भरा रहा। देश में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए और इस दौरान कुछ बयान ऐसे भी रहे जिन्होंने देश को झकझोर के रख दिया। ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते ऐसी कई टिप्पणियां भी सामने आई जिन्होंने विवाद को जन्म दिया। लिहाजा किसी ने नहीं किया, मौका मिला तो जमकर दिल का गुब्बार निकाला और जब घिरे तो स्पष्टीकरण भी दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2024 में देश में ऐसे कई सियासी टिप्पणियां देखने को मिली जिन्होंने बड़े विवाद को जन्म दिया। लिहाजा किसी ने नहीं किया, मौका मिला तो जमकर दिल का गुब्बार निकाला और जब घिरे तो स्पष्टीकरण भी दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तियाजा मुफ्ती का हालिया बयान सुर्खियों में रहा। उन्होंने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया। इल्तियाजा मुफ्ती ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। ये सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे। उनके नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए चप्पल से मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया। हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया और भगवान के नाम को कलंकित किया है। खूब हंगामा मचा तो बोली इल्तिजा मुफ्ती। उन्होंने कहा कि हमें गलत को गलत कहने से परहेज नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ ऐसा ही कहा। सांगली में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने बीजेपी आरएसएस की तुलना जहर से की थी। उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक बताया। ये बीजेपी खास करके ये एक पॉइजन के जैसा है, आरएसएस ये पॉइजन के जैसा है। अगर आप चाहते हैं चलो भाई इसको भी हम देख लेंगे थोड़ा चाट के, तो चाट के अगर विष को देखेंगे तो भी मरेंगे, विष पिएंगे तो भी मरेंगे। इनमें से एक कदम आगे बढ़े तो कांग्रेस नेता भाई जगताप ने तो चुनाव आयोग को नहीं छोड़ा। जगताप ने मीडिया से बात करते हुए आयोग पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की।
जगताप ने आयोग की तुलना जानवर से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई सभी एजेंसियां अब कठपुतली बन गई हैं। नरेंद्र मोदी के प्रभाव में काम कर रही हैं। एजेंसियां जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए थी, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र और देश भर में चल रही घटनाएं दिखाती हैं किस तरह से व्यवस्थाओं से छेड़छाड़ की जा रही है। हमने बिल्कुल नहीं माफी मांगेगी, जरा भी नहीं माफी मांगेगी। चुनाव आयोग ये कैसे कह सकता है कि जो वीवीपैट है, जिस मशीन के बारे में ये आया है, डाउट पैदा हुआ है, चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो हमारा तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है, तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। चुनाव आयोग क्या आसमान से आया क्या? इस देश का लोकतंत्र ज्यादा पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग है। किसी की ये जी हुजूरी करने के लिए नहीं। ये जो जी हुजूरी कर रहे हैं, इसके लिए हमने कहा। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी भी अनर्गल वाले बयान दे रही है। साल का अंत आते आते पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बेहद शर्मनाक बयान दिया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 10 दिसंबर को नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि नैन सेंकने जा रहे हैं, इसके बाद वो सरकार बनाएंगे। अच्छा याद है तो अब तो नैन सेंकने जा रहे हैं। अरे पहले आँख सेंके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेंक। सिर्फ राजनीतिक तौर पे ही नहीं, पर एक महिला होने के नाते भी उनके शब्दों पे हमको घिन आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ उनको समझना चाहिए कि वो सिर्फ एक दल के नेता नहीं है, पर बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे शब्दों का चयन करके वो सिर्फ अपने प्रदेश का ही नाम नहीं खराब कर रहे हैं, पर महिलाओं को भी एक कहते हैं ना ऑब्जेक्टिफाइंग द विमेन, उनको एक बहुत छोटी नजर से वो देख रहे हैं। और यही मानते कि इनकी ये शब्दों से इनकी सोच पता चलती है। और ये जिस तरह से आप देख सकते हैं आज बिहार राज्य में अगर महिलाओं को अधिकार देने का काम किया गया है, तो वो एनडीए की सरकार ने किया है। अब इसी बयान को लेकर लालू प्रसाद यादव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोगों को वर्षों पहले हेमा मालिनी को लेकर दी गई टिप्पणी याद आ गई। अब वो महिलाओं को आंख सेकने की वस्तु समझते हैं तो क्या बोला जाए? इतने बेशर्म इंसान कोई हो सकता है? जो शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है ना, उसे वो वापस करे और बिहार की बेटियों और महिलाओं से अपने दिए गए उस निंदनीय शब्दों को के लिए वो क्षमा मांगे, माफी मांगे। बेचैन का कारण क्यों है? वो स्वयं 7 बेटियों की पिताजी है। साल 2024 को लेकर दक्षिण भारत से हिंदुत्व को लेकर कई बार अटपटे बयान सामने आए। जिसको मौका मिला उसने सनातन धर्म को लेकर भड़ास निकाली। सिलसिला 2023 में डीएम के नेता उदयनिधि मारन के बयान से शुरू हुआ था, जिन्होंने सनातन को एक बीमारी बताया था। तो इस साल अक्टूबर में कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने भी एक कार्यक्रम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वीर सावरकर एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो मांसाहारी थे, बीफ खाते थे। उन्होंने कभी गाय के वध का विरोध नहीं किया। इस विषय पर उनकी सोच काफी आधुनिक थी। उनके विचार एक तरह से कट्टरपंथी थे, जबकि दूसरी तरफ वो आधुनिकता को अपनाते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो एक ब्राह्मण होने के नाते खुलकर मांस खाते थे और इसका प्रचार करते थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी एक सख्त शाकाहारी थे। हिंदू सांस्कृतिक रूढ़िवादी में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने गांधी को एक लोकतांत्रिक व्यक्ति बताया जो अपनी सोच में प्रगतिशील थे। मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हुए दिनेश गुंडू राव ने कहा कि जिन्ना ने एक और चरमपंथ का प्रतिनिधित्व किया। वे कभी भी कठोर इस्लामवादी नहीं रहे, हालांकि वो बाद में मुसलमानों के लिए एक प्रतीक बन गए। जिन्ना कभी भी कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर थे। दिनेश गुंडू राव के इस बयान पर सियासी कोहराम मचा। बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्हें इसे वीर सावरकर का अपमान बताया। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास है। नेताओं की ओर से विवादित बयान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सितंबर में हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी सांसद कंगना रनौत को लेकर विवादित टिप्पणी की। मानसून सत्र के दौरान नेगी ने सदन में आपदा पर चर्चा करते हुए बेहद शर्मनाक बयान दिया। और जब सब कुछ ठीक हो गया, समय से मैं पहुंची वहां पर, और वो बरसात में वैसे भी नहीं आना था उन्होंने, क्योंकि मेकअप जो है सारा खराब होना था,
फिर लगना था ये कंगना है या कंगना की माँ है, पता ही नहीं लगना था। तो वो आई उधर, तो जब सब कुछ वहां ठीक ठाक हो गया, गड़ियाली आंसू बहा के चले गई। तो ऐसा भी क्या करना, तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब हम कहना नहीं चाहते हैं कि हमने आपदाओं में किस किस्म के हमारे मंत्रीगणों ने, हमारे माननीय विधायकों ने जो है उस समय रात के 2-2 बजे तक बैठकर किसी ने जो है किस किस्म की जो है वहां पर घटनाओं में लोगों की मदद की। देश में ही नहीं, 7 समुंदर पार से ऐसी टिप्पणी सामने आई जिसने सियासी बवाल मचा दिया। मई में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान नस्लीय टिप्पणी करते हुए नई बहस को जन्म दिया। देश की सियासत में इस साल संविधान की गूंज सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दी। लोकसभा चुनाव समर में 14 अप्रैल को बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने फैजाबाद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से एक सार्वजनिक बैठक में कथित तौर पर कहा, लोकसभा में 272 सांसदों के साथ सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन करने का नया संविधान बनाने के लिए हमें 2/3 से अधिक बहुमत की जरूरत है। संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। लल्लू सिंह ने इस विवादित टिप्पणी से किनारा किया, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनाव के दौरान खूब भुनाया, जिसका असर लोकसभा चुनावों में देखने को मिला।